अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू फ़िटनेस, स्पोर्ट्स और फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर है, जिसका बहुत गहरा असर बच्चों के नशोनुमा पे पड़ता है। और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास स्पोर्ट्स का एक बहुत रोशन सितारा है, फॉर्मर हॉकी ओलंपियन, रेसिपिएंट ऑफ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड सितारा इम्तियाज़ इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है उनकी नशोनुमा में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? मसरत, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम सवाल है। बच्चों की नशोनुमा में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होती है स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती है। अच्छा, फ़िज़िकल फ़िटनेस उसमें शामिल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक अच्छा एथलीट जो होता है या स्पोर्ट्समैन जो होता है वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसको बचपन ही से उसको उस तरफ डाला जाए। मिसाल के तौर पर जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में डाला जाता है। अच्छा, जो स्पोर्ट्स टीचर जैसे हमारे ज़माने में स्पोर्ट्स टीचर होते थे जिसको कहते थे पीटी मास्टर, तो हर स्कूल के अंदर एक पीटी मास्टर होता था और उनका एक कमरा भी होता था। और उस कमरे में एक, उस ज़माने में जब हम पढ़ते थे, हम अपनी बात करेंगे, एक टीन का बहुत बड़ा बक्सा होता था। अच्छा। और उसके अंदर हॉकियाँ भी होती थी, बल्ले भी होते थे, टेनिस का रैकेट, स्क्वॉश का रैकेट, बैडमिंटन का, सब उसमें होता था। 40 मिनट्स का एक पीरियड होता था और उस 40 मिनट्स में कंपलसरी उस क्लास में 35-40 लड़के होते थे। स्कूल की बात कर रहा हूँ कि उनको कोई ना कोई गेम खेल रहा है। तो कुछ बच्चे टेनिस खेल रहे होते थे, टेबल टेनिस, कुछ बैडमिंटन, कुछ हॉकी, कुछ क्रिकेट, सब कुछ ना कुछ खेल रहे होते। तो पूरी क्लास जो है ना वो उसमें मसरूफ़ होती थी। अच्छा, हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के मुताबिक, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक जो है खेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे अच्छा जहन पैदा होता है, अच्छा जिस्म बनता है, बच्चा बहुत एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो मैं समझता हूँ कि वो उसमें पढ़ाई में दिलचस्पी भी लेता है। तो मैंने जो देखा है वो देखा है कि जो बच्चा खेल में अच्छा हुआ है वो पढ़ाई में भी अच्छा हुआ है, और उसको जो है बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। लोगों के जहनों में ये आता था ख्याल में शायद बच्चे खेलेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें ये होता है कि स्पोर्ट्स उनके, जैसे मैंने पहले कहा कि कैरेक्टर बिल्डिंग में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, एक वक्त उस वक्त होता था कि जब हम लोग पढ़ते थे कि 10% जो है एक्स्ट्रा नंबर होते थे। एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से जो है वो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे हमें उनके फाइनल स्पोर्ट्स की वजह एग्जाम्स से, में। फाइनल एग्जाम करना स्पोर्ट्स की वजह से। तो उसकी एक तो अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा है। नंबर 2 ये होता था कि अगर वो अच्छा स्पोर्ट्समैन है या लड़की है, लड़का है, जो भी है, तो उसको प्रोविजनल एडमिशन्स मिल जाते थे हर कॉलेज में, और स्पोर्ट्समैन की सीटें होती थी, इवन मेडिकल कॉलेज में भी। तो आप देखें कितना अहम रोल होता था स्पोर्ट्स का। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली इसमें बड़ी अहमियत है इसकी। सारी दुनिया में स्पोर्ट्स को जो है नवाजा जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंग्लैंड में या अमेरिका में ये होता है कि मिसाल के तौर पर कोई बच्चा जो है ना वो सॉकर खेलना चाहता है, क्योंकि वहाँ सॉकर, फुटबॉल को भी सॉकर भी कहते हैं, टेनिस है, क्रिकेट है, स्क्वॉश है, कोई भी गेम खेलना चाहता है। तो वो बच्चा जो है, वहाँ पे एकेडमीज़ बनी हुई हैं, वो बच्चे को लेकर उसकी माँ या बाप जो है वहाँ जाता है, और वो जो टीचर होता है, जो कोच होता है, वो उसको कहता है कि जी इस बच्चे को 1 हफ्ते के लिए मेरे पास छोड़ दो। माँ कहती है बच्चा बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, गली में भी खेल रहा है, घर में भी खेल रहा है, स्कूल में भी खेल रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये एक अच्छा खिलाड़ी बने। तो वो छोड़ देते हैं सॉकर के कैंप में। कोच साहब जो उसको अपने पास रख लेते हैं और 1 हफ्ते उसको ट्रेनिंग देते हैं सुबह शाम, और उसकी साइकी रीड करते हैं। अच्छा। कि क्या ये बच्चा जिस खेल के लिए छोड़ के जा रही है उसकी माँ या बाप, वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है या फिर ऐसी ही माँ कह के चली गई है, छोड़ के चली गई। वो देखते नहीं, बच्चा जो है वाकई बड़ा टैलेंटेड है और बड़ा इसमें जो है पोटेंशियल है और बड़ा इसमें जो है इंटरेस्ट ले रहा है। तो 1 हफ्ते बाद जब उसकी माँ या बाप आता है तो वो कहते हैं जी बिल्कुल आप इस बच्चे को हमारे पास छोड़ दें, हम इसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और साथ में उसको एजुकेशन भी देंगे। तो स्पोर्ट्स का ताल्लुक जो है एजुकेशन से हो जाता है और उसके अंदर डिसिप्लिन भी आ जाता है।
इसके अंदर सिस्टम भी आ जाता है, डिसिप्लिन किस तरह से? रूटीन भी आता है। डिसिप्लिन इस तरह से आता है कि देखें, अब पहले तो बात ये करें हम कि वो उसको छोड़ जाते हैं फिर उसको रख लेते हैं वो। अच्छा, अदर वे थोड़ी सी बात और करूँगा कि अदर वे होता है कि अगर कोई बच्चा या बच्ची उस मेयार पे पूरा नहीं उतरे उस कोच के, तो वो उनको बुला के कहता है बाप या माँ को कि जी आप इस बच्चे को ग्राउंड में ना भेजिएगा, इस उससे कि ये मुल्क और कौम का नाम रोशन करेगा। फिज़िकल फिटनेस के लिए तो आप इसको ज़रूर भेजिए, क्योंकि इसमें वो टैलेंट नहीं है, इसमें वो पोटेंशियल नहीं है, तो इसका कैरियर जो है वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा है। आप इसको इधर वक्त ज़ाया ना, मतलब उसको जज भी कर जज भी करते हैं, जज करके फिर उसको वापस भेज देते हैं। तो उसके माँ बाप जो है फिर उसको लगा देते हैं उस पर कि भाई तुम टेक्निकल वो ले लो, ट्रेनिंग ले लो, कुछ और कर लो, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, जो भी बन जाओ, लेकिन पहली चॉइस उनकी क्या है कि स्पोर्ट्समैन बने, और स्पोर्ट्समैन के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बने। आप बात कर रही थी ना डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन ये होता है कि हमें खेल जो है ना, सबसे पहले तो एक अमन सिखाता है, प्यार मोहब्बत सिखाता है। जब आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हम बाहर जाते थे तो आधी दुनिया हम घूम चुके हैं, खेल कूद के चक्कर में जाते थे। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे ओलंपिक्स होते हैं, तो ओलंपिक्स में जो है वो दुनिया के 200 ममालिक आते हैं। अब 200 ममालिक्स के 10,000 प्लेयर्स होते हैं और तकरीबन इतने ही जो है ऑफिशियल्स होते हैं, और एक विलेज बनता है, ये हर 4 साल बाद होते हैं, और उस विलेज में सारे रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि स्पोर्ट्स से एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। दुनिया के हर मुल्क के आप लोगों से मिल रहे हो, बहुत कुछ उनकी ज़ुबान सीख रहे हैं, उनका उठना बैठना हर चीज़ सीख रहे हैं। अब ये सब कैसे हो रहा है? स्पोर्ट्स की वजह से हो रहा है। अच्छा, अब स्पोर्ट्स के साथ आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? मिसाल के तौर पर आपका मैच शुरू होना है, अब वो मैच 5 बजे है, अगर आप डिसिप्लिन है तो मैच से पहले पहुंचेंगे, क्योंकि वो लाइव कवरेज भी है, दुनिया में दिखाना है, मैच की बात नहीं पड़ रही। ये आपका डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है कि साहब आपने प्रॉपर किट पहन के वहाँ जाना है, ये आप डिसिप्लिन है। जैसे आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में जाते हैं, आप लाल पीला नीला कपड़ा पहन के नहीं जा सकते। अगर आपकी यूनिफॉर्म ब्लू है तो चाहे लड़का या लड़की वही पहन के जाएगा, ये डिसिप्लिन आता है। यानी ये तमाम वो चीज़ छोटी सी मैं मिसालें दे रहा हूँ। फिर इसी तरह से जब वर्ल्ड क्लास वहाँ पर जब जो मैच होता है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे तकरीबन 8 ओलंपिक्स में गया हूँ, एज ए प्लेयर गया हूँ, एज ए मैनेजर कोच गया हूँ, एज ए टीवी रेडियो कमेंटेटर गया हूँ। तो सबसे अच्छा जो लगता था हमें, जब हम मैच में जाते थे तो दुनिया का हर नस्ल का और यानी खिलाड़ी जो है ना, मर्द औरत सब वहाँ एक लाइन में लगे होते थे। बहुत बड़ा मैच होता था और अपनी ट्रे उठाई हुई लाइन में लगे हुए हैं। अब एक दूसरे से बातें करते जा रहे हैं, उनका उठना बैठना खाना पीना। आप सोचें कि उस मैच में क्या किस तरह का डिनर होता होगा, किस तरह का लंच या ब्रेकफास्ट होता होगा। तो 200 से ज़्यादा लोग जो है ना, उनकी मर्ज़ी के खाने में होते थे। फिर उनके साथ घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके कंपटीशन देख रहे हैं। अच्छा, हर शख्स जो है ना वो आता है, डिसिप्लिन होता था। अगर लाइन है तो लाइन में लगा हुआ है। ये नहीं होता था कि ट्रे उठा के आगे लग जाए। नो, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ये डिसिप्लिन है, ये मैनर्स हैं, ये सीख रहा है। अब वहाँ पर जो है एजुकेशन भी हो रही है, खेल के साथ साथ एजुकेट भी हो रहे हैं सब। कभी कोई किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, किसी से किसी को बात करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का कोई जिसका चाहे मैच खेले, मैच देखे, जो मर्जी चाहे करे, जहाँ मर्जी चाहे जाए, कुछ नहीं। और हर शख्स अपने कंपटीशन में सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से गोल्ड मेडल लेके जाना है। बेशक वो ना गोल्ड ले, ना सिल्वर ले, ना ब्रॉन्ज ले, लेकिन उसका एक एम है। अब वो जो कंपटीशन में आए हुए सारी दुनिया से आए किस लिए हैं? गोल्ड मेडल जीतने के लिए और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए। चाहे वो गोल्ड जीते, चाहे वो सिल्वर जीते, चाहे ब्रॉन्ज, कुछ भी ना जीते, लेकिन जो उनका डिसिप्लिन है ना, वो उससे बाहर नहीं निकलते। उन्होंने सारी दुनिया को एक पैगाम देना है कि खिलाड़ी जो हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अमन से रहते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कभी किसी किस्म का कोई मिसहैप नहीं होता। आप सोचें कि जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लड़के लड़कियाँ रह रहे हों एक विलेज में, उससे ज़्यादा ऑफिशियल रह रहे हों, वो पूरी एक दुनिया आबाद होती है और लोग उसमें जाने के लिए तरसते हैं। लेकिन उसका एक सिस्टम है कि जब तक आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप नहीं जा सकते। वो एक उनका एक
मेयार होता है, टारगेट होता है कि पहले आपने एशियन गेम जीतना है, फिर वर्ल्ड कप जीतना है, उसके बाद फिर आपके क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं, उसमें करके एशिया के अलहदा होते हैं, यूरोप के अलहदा होते हैं, ओशियाना के अलहदा होते हैं, अफ्रीका के अलहदा होते हैं, सब जगह से मिल मिला के जो है अपने अपने चैम्पियंस जो हैं वो वहाँ आते हैं और अपने जौहर दिखाते हैं। तो ये सारा डिसिप्लिन होता है कि इतने साथ रहना और उसमें। तो ये डिसिप्लिन जो है वो ऑब्वियसली बचपने से या आपके मतलब आपने ट्रेनिंग जो की वो एक उम्र में आके शुरू की एक पर्टिकुलर गेम के लिए, लेकिन एज अ चाइल्ड बिल्कुल छोटा बच्चा जब उसकी परवरिश हो रही होती है, उसको माँ बाप जो है तरबियत दे रहे होते हैं, तो उस कौन सी उम्र में बच्चे जो हैं वो हॉकी पकड़ लें या कौन सी उम्र में बच्चे जो हैं वो गेंद खेलना शुरू कर दें या कोई और स्पोर्ट्स जो है वो आप समझते हैं कि जल्दी शुरू करें तो बेहतर है या एक वक्त के बाद स्पोर्ट्स शुरू होता है? बड़ी अच्छी बात की है। देखें, बच्चे जो होते हैं ना वो शुरू में हर बच्चा खेल रहा होता है। कैसा खेल रहा होता है उसे खुद भी नहीं, बस खेल है। जब पैदा होता है, छोटा होता है, इतना बड़ा होता है तो माँ बाप उसको ला के खिलौने दे देते हैं, वो खिलौनों से खेल रहा है। हाँ। उस अपनी एज के हिसाब से वो खेल रहा है। थोड़ा बड़ा होता है उसको कहते हैं जाओ घर के बाहर, घर के लॉन में जाके खेलो। जिनके घरों में लॉन है वो लॉन में खेलते हैं, नहीं है रोडों में खेलते हैं, वो भी नहीं है तो पार्कों में जाते हैं। माँ बाप बच्चों को स्टॉल में बिठा के ले जाते हैं और बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। उस बच्चे के हिसाब से उसके हाथ में कभी छोटी सी बॉल दे देते हैं, छोटी सी स्टिक दे देते हैं, छोटा सा बैट दे देते हैं, खेलते थे। हम लोग जैसे अब हम अपनी बात करते हैं, हम भी इसी तरह खेलते थे। लेकिन सही मानों में जब मैं क्लास 6 में था, कितना हो गया क्लास 6 में, 10-11 साल का बच्चा होता है जो आ जाता है, तो उस वक्त स्कूल की हॉकी टीम के ट्रायल हो रहे थे। तो हम भी ट्रायल देने चले गए। पता चला कि स्कूल की टीम की, हमें कुछ नहीं पता था कौन सिलेक्शन कमेटी बैठी है, कौन सेलेक्ट करेगा। पता चला हेड मास्टर साहब बैठे हुए हैं और उनके साथ स्पोर्ट टीचर हैं, हमारे मेन स्पोर्ट टीचर होते थे। और उन्होंने जनाब हमें सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट तो कर लिया, हम बड़े खुश। अब हमें ये नहीं पता था कि हमने किस पोजीशन पे खेलना है। उन्होंने कहा जी आपने मिसाल के तौर राइट हाफ खेलना है। वो डिफेंसिव होते थे, हमने वहाँ शुरू कर दिया। अब हमें ये नहीं पता था कि राइट हाफ होता क्या है। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारी ड्यूटीज़ ये हैं, तुमने ये काम करना है। होता ये है कि जो बेसिक जो है ना, जो उस्ताद होता है, जैसे आप देखें क्लासेस में होता है, पहले बच्चा अलिफ बे पे ते से पढ़ता है, उसके बाद वो ABCD पढ़ना शुरू कर देता है। बेसिक एजुकेशन जो है उसको मिलती है घर से। घर में उसकी माँ बाप बहन भाई दादा दादी वो उसको बोलना चलना फिरना सब, वहाँ से बच्चा जो है थोड़ा सा होशियारी पकड़ता है। लेकिन दूसरा जो स्टेप आता है घर से निकलने के बाद और माँ बाप के बाद, वो आता है स्कूल कि नर्सरी में गया, KG1 में गया, KG2 में गया, वहाँ जाता है। और बच्चों को वो बाज़ वक़्त जो है मैंने देखा है कि मैं खुद जाता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी मुझे किसी एजुकेशन सेंटर में कभी भी बुलाया गया स्पोर्ट्स के फंक्शन में, तो मैं सारे काम छोड़ के वहाँ ज़रूर जाता हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हैं। वो वहाँ बताते हैं ये कौन था, क्या थे, इन्होंने क्या किया। तो हम जाके बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको वो बताते हैं कि किस तरह से आपने खेलना है, किस तरह से आपने पढ़ना है, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। तो हमारी क्लास ये है। किसी भी आज बच्चे से पूछो ना, किसी से पूछिएगा कि आप किस क्लास में करते हैं, तो वो ये नहीं कहेगा मैं क्लास 2 में हूँ, वो कहता है क्लास 2B। हाँ। उस सेक्शन ज़रूर बताते हैं। बच्चे जो है ना, एक बच्चों को आदत सी होती है। बच्चा एक ऐसा होता है कि उसको आप जिस तरह से भी चाहे मोल्ड कर सकते हैं, बताएं। हम ये करते थे कि जैसे मैंने अपने उस्तादों से सीखा, सीनियर से सीखा, और करते करते हम स्टेप बाय स्टेप गए। पहले स्कूल में हम सेलेक्ट हुए, फिर एक वक्त आया हम स्कूल की टीम के कप्तान हो गए, फिर हम वहाँ से निकले थे कॉलेज में गए, कॉलेज में टीम सेलेक्ट हुए तो कॉलेज के भी कप्तान हो गए, फिर यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी टीम में कप्तान हो गए, प्रॉमिस में खेले तो प्रॉमिस में कप्तान हो गए, कस्टम में आए तो कस्टम के हो गए, पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान के हो गए। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हमको बताते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। उस्ताद सिर्फ जैसे आपको पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, वो तो आपको पढ़ा रहे हैं ना, बाकी आपकी मेहनत होती है कि आप किस तरह से उसको आगे लेके चल रहे हैं। सो जैसे आपने बताया कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोविंस एंड देन योर एम्प्लॉयमेंट और फिर बहुत आगे तक निकल गए। इस सारे सिलसिले में और भी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे खाली प्रैक्टिस ग्राउंड या स्कूल में नहीं होती है। घर में जब आप जाते हैं तो आपकी कोई ख़ास ग़िज़ा होती थी
क्योंकि आपको तो अपने मसल्स बनाने होते थे, तो उस ग़िज़ा के हवाले से बच्चों को और माँ वालिदैन जो हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी ग़िज़ा अच्छी होती है जो बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से माँ बाप को और बच्चों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, ये माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो नॉर्मली जैसे हम लोग घर में होते थे जब छोटे थे तो घर में चीज़ें बनती थी वही खाते थे, लेकिन मैं अपनी बात आपको बताऊं कि जब मैं इस स्टेज पे आया कि मैं पाकिस्तान टीम में जब खेलता बच्चों से थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ, तो उसमें मैं बच्चों को कहूँगा कि दूध जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, आम ज़िंदगी में भी, कि सुबह दूध ज़रूर पिएं और रात को सोते वक्त। और रात को सोते वक्त का जो दूध होता था वो हल्का सा गर्म होता है। वो क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि जब हम दिन भर की थके भी होते हैं और हमारी बॉडी थक चुकी होती है और हम लेटने के लिए जा रहे हैं, तो वो जो दूध हल्का होता है गर्म, तो वो पूरी बॉडी की आपकी सिकाई करता है और आपकी सारी थकन जो है ना उससे दूर हो जाती है। तो सुबह शाम, अब वो सुबह आपने अगर पीना है, बहुत से लोग खाली दूध नहीं पीते, तो आप कॉर्नफ्लेक्स में डाल लें, आप पॉरेज में डाल लें, आप उसके शेक बना के पी लें, लेकिन दूध आपके, क्योंकि दूध में जितनी एनर्जी होती है दूध और केले में, तो ये दो चीज़ों का बच्चों का इस्तेमाल ज़रूर कराना चाहिए। और उसमें वो ड्यूरिंग खेल हम बच्चों को थोड़ा सा एक बाइट केला देते थे इंटरवल में, ताकि उससे जो है उनको जो है उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती रहे और उनमें कम ना हो। आपने अक्सर देखा होगा बड़े प्लेयर्स को भी, टेनिस प्लेयर जब खेल रहे होते हैं ना, तो वर्ल्ड क्लास कंपटीशंस होते हैं, तो वो देखें कि वो एक अंदर से कोई चीज़ निकालते हैं और एक बाइट लेते हैं और उसको लपेट के रख देते हैं। वो कुछ नहीं होता, वो केला होता है, और उस पूरे केले को है उन्होंने पूरे 2 घंटे के गेम में खाना हैगा। एक जिसको कहते हैं बुर्की कहते हैं, निवाला कह लें, कुछ कह लें, एक बाइट लेते हैं वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, और इसी तरह रात को दूध और इसलिए सुबह। अदरवाइज जैसे अब नॉर्मल है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, मक्खन का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है, समझे ना। अगर बादाम का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है, उनकी नशोनुमा जो है वो बॉडी भी खूबसूरत बनती है, उनमें ताकत बहुत आती है, उसमें एनर्जी बहुत होती है। मैं अपनी बात करूंगा, जहाँ बात तो बच्चों की कर रहा था, लेकिन मैं इसलिए बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था और खेल रहा था और पाकिस्तान कैंप्स में जाता था, तो मेरी मदर जो थी वो रोज़ाना सुबह को मुझे कॉलेज जाने से पहले क्या करती थी कि जो 5 मगज़ होते थे ना, वो घर में सिल पे पीस के खुद पीसती थी, सिल पे। उस ज़माने में कोई ग्राइंडर नहीं था, तो वो 5 मगज़ सिल पे पीस के और दूध में डाला के एक गिलास मुझे बना के वो मुझे डेली देती थी। ये मैंने हमेशा पिया और उसमें बड़ी ताकत होती है, और ये मुसरत भी बताएंगे कि वो 5 मगज़ क्या होते हैं। और रात को दूध, ये 2 चीज़ें तो मुझे याद है कि मैं पाबंदी से लेता था। इसके अलावा मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे कच्ची सब्ज़ियाँ बहुत पसंद थी, चलते फिरते भी कच्ची सब्ज़ियाँ खाता रहता था, और बाकी रूटीन में जो खाना होता था। लेकिन यंगस्टर्स को, बच्चों को, एक तो बीफ बहुत ज़रूरी है, ज़रूर खाना चाहिए बच्चों को, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और दोपहर में हम लोग लेते थे प्रोटीन, तो प्रोटीन का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों की नशोनुमा के लिए ये तमाम चीज़ें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ बड़ी बैलेंस होती है, बड़ी मुतवाज़िन होती है, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह से करें बच्चों को, तो आप देखें वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ये ग़िज़ा बढ़ती चली जाती है। लेकिन उसमें भी ये होना है कि फिर बात आ जाती है डिसिप्लिन, कि आपने खाने में भी डिसिप्लिन होना है, कि ब्रेकफास्ट है आपका, उसका एक टाइम होना चाहिए, लंच है उसका एक टाइम होना चाहिए, डिनर है उसका एक टाइम। ये नहीं है कि ब्रेकफास्ट आपने 11 बजे किया है, लंच आपने 3 बजे किया है और रात के 11 बजे डिनर कर लें। नो, आपका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है ना वो ख़राब हो जाएगा। हम लोग बड़े कंपटीशन में जब भी होते थे, हमें एक बात शुरू से बताई गई थी कि कभी भी खाने के बाद ना आपने भागना नहीं है, और मिनिमम टाइम जो है वो खाने के बाद भागने का वो 2 घंटे का है, जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है। डाइजेस्ट जो करनी है आपने जो कुछ भी खाया ग़िज़ा, वो 2 घंटे। जब हम इंटरनेशनल कंपटीशन में खेलते थे तो हमको 4 घंटे का टाइम रखते थे, ताकि 4 घंटे का जो हमारा जो कुछ भी हमने खाया पिया है वो हो जाए, और हमारा पेट जो है वो हल्का रहे, भारी ना रहे, बॉडी में भारीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए आपने दौड़ना, भागना है, एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप होना है, फिर कंपटीशन में जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मेरे जहन में आई कि आपने एक्टिविटी की बात कर ली, आपने ग़िज़ा की बात कर ली, सो हर बच्चे के लिए एक स्लीप पैटर्न का भी रूटीन होना चाहिए, ये ज़रूरी है ना? बहुत ज़रूरी है। रूटीन जो है ना, देखें ना, रूटीन क्या है? रूटीन जैसे मैं आप बात कर रहा हूँ कि आपने सुबह उठना है, सुबह कितने बजे उठना है,
ये नहीं कि एक दिन आप 6 बजे उठ गए, एक दिन 8 बजे हो गए, एक दिन 9। आपने एक अपना सिस्टम तय करना है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपने प्रोग्राम बनाया हुआ कि 6:30 बजे उठना है, 7 बजे स्कूल चले जाना है, 7:30 बजे 8 बजे स्कूल लगेगा। ये एक रूटीन है प्लस सिस्टम, रूटीन एंड सिस्टम जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद आप स्कूल चले गए। स्कूल में जो आपको खिलाया विलाया वो तो सब कुछ ठीक है, पढ़ाया भी। दोपहर में आप वहाँ से आए, फिर आपने लंच किया, उसके बाद आपको होमवर्क मिला, वो भी आपने किया। उसके बाद शाम का टाइम एक ऐसा होता है कि बच्चों को 1-1.5 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए सोने के लिए। और वो रूटीन खेल के लिए। अच्छा, वो सोना तो भूल जाए दिन में बच्चों का, हाय हाय, ये तो वो सोना हो नहीं सकता बच्चों का। सुबह के उठे हुए सोने का बताता हूँ। रूटीन में जो आपने बात की है, तो अब वो रूटीन में आ गया शाम को मगरिब से पहले पहले। हमें जब छोटे से थे, जब मैं बच्चा था, उस वक्त भी हमारा घर में ये डर होता था कि हमने कितने बजे भी खेलना है। नॉर्मली 4 बजे, गर्मियों में तो 6:30-7 बजे तक सूरज होता था। तो इंस्ट्रक्शन ये थी कि मगरिब से पहले पहले घर में आना है। तो इधर सूरज गुरूब होने लगता था, हम सारा खेल, क्योंकि मैं सारे खेल खेलता था। मैं स्कूल में एथलीट भी था, फुटबॉल भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मगरिब के बाद आप घर में आएंगे और जल्दी खाना खाते थे। जल्दी खाना खाना है और जल्दी सोना है। तो जब आप जल्दी सोए, ये रूटीन है। सुबह से लेके बच्चे का शाम तक का रूटीन ये होता था। जब आप जल्दी सो जाएंगे 8, 8:30, लेट से लेट 9, तो फिर आप सुबह 6 बजे उठेंगे, अदरवाइज नहीं उठेंगे, क्योंकि 8 से 9 घंटे जो है ना, वो साउंड स्लीप होना चाहिए। जब 8 से 9 घंटे आप सोएंगे तो फिर सारा दिन जो है आपने जागना है और रूटीन जो आपका है वो, तो इस रूटीन से आपने नहीं हटना। अदर दैन दिस भी आप देख लेना कि आप रूटीन में क्या है। अगर आप जैसे बड़े हो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पता है कि 9 बजे तो 9 बजे पहुंचना है, 1 बजे जनाब लंच और नमाज की छुट्टी 1 घंटे की, तो वो भी आपने करना है। टाइमिंग्स है ना, उसको मेंटेन करना है आपने। इसी तरह 4 बजे आपका ऑफिस ख़त्म है तो आप ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन, रूटीन और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको अपने अंदर समूह के रखते हैं और बैलेंस रखते हैं ना, तो मैं समझता हूँ बड़े कामयाब लोग होते हैं। अच्छा, अब हम स्कूल और कॉलेजेस की तरफ आते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए आपने बताया कितनी ज़रूरी है और उसमें कितने फ़वाइद हैं, लेकिन अब तो स्कूलों में ना ग्राउंड्स हैं और ना ही कोई खेल कूद के कोई एक्टिविटी ही नहीं होती है। तो ऐसे बच्चे क्या करें जिनको शौक़ भी है और कुछ मैसर भी नहीं है? बहुत अच्छी बात की है। ये मैं अक्सर देखता हूँ कि घरों में लोगों ने स्कूल बना लिए हैं, ग्राउंड नहीं है। मैं कहता हूँ कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कंपलसरी करें स्पोर्ट्स, जैसे पहले होता था। अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो आप इर्द गिर्द में जो भी कोई ग्राउंड है ना, वहाँ पाबंदी से उन ग्राउंड से आप टाइमिंग अपने सेट करें। देखिए, स्कूलों में ग्राउंड नहीं है, जैसा आपने भी कहा है, कॉलेज में भी नहीं है, यूनिवर्सिटी में शायद है थोड़े बहुत, लेकिन स्कूलों में बहुत ज़रूरी है। ये स्कूल जो है ना, ये है ग्रास रूट लेवल से काम शुरू होता है। हमने भी वहीं से शुरू किया था। और बच्चे बेचैन होते हैं, बेताब होते हैं। मैंने खुद देखा है, घरों में स्कूल हैं, कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर वो मैनेज करना चाहें, कहते हैं ना देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर वो मैनेज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं पार्क्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, स्पोर्ट्स के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, वो आप ले सकते हैं, उसमें टाइमिंग सेट कर लें, जाएँ। भाई एनुअल फंक्शन, एनुअल जो स्पोर्ट्स होता है उनका एक दिन वो मनाते हैं ना, तो ग्राउंड लेते हैं ना, कहीं जाके करते हैं। फीस तो ये हर स्कूल लेता है हर महीने, बच्चों को खिलाते नहीं है, ये भी बड़े मसला है। तो बच्चे कहाँ से निकलेंगे? हमारी एक वजह ये भी है जो स्पोर्ट्स में बच्चे नहीं जाते या नहीं निकलते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज के बच्चे कल कौम का मुस्तकबिल हैं, इनको हर तरह से हमें सपोर्ट करनी चाहिए। और जो आप बात कर रही थी एकेडमी की, मेरी जो आप बात कर रही थी, वो एकेडमी है हमारी ओलंपियन इस्लाहुद्दीन डॉक्टर शाह हॉकी एकेडमी। मेरे अपने पास 250 से ज़्यादा बच्चे हैं एट द एज 8 एंड अबव। अच्छा। और 100 से ज़्यादा मेरे पास बच्चियाँ हैं। तो जो छोटे हैं तो मैं उनको अक्सर प्यार से टिल्लू पिल्लू कहता हूँ। और वो टिल्लू पिल्लू जो हैं उनको क्या करते हैं, हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक उन बच्चों का 8 से 12 का, एक 12 से 16 का, 16 से 19 और उसके बाद बड़ों का। तो हमने 4-5 ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बस नहीं चलता है कि वो सारा दिन खेलते रहें, और वो करीब में रहते हैं जो आबादी है, क्योंकि नॉर्थ नाज़ाबाद में है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी हॉकी भी नहीं पकड़ी थी, अब इतनी अच्छी वो हॉकी खेल रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते। सिर्फ हमने बेसिक्स बताई हैं, उनको शौक़ दिलाया, और प्लस ये कि हम हर चीज़ उनको फ्री प्रोवाइड करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन बच्चों
और बच्चों से 100 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं हमारे पास, 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा सुबह में हॉकी खेलने आती। किसी बच्चे से हम कोई पैसा नहीं लेते हैं हॉकी सिखाने का, और जितना भी इक्विपमेंट है ना उनका, हॉकी, जूते, बॉल, कपड़े, तमाम चीज़ें, गोलकीपर का इक्विपमेंट हम सब फ्री देते हैं। प्लस ये कि ना रजिस्ट्रेशन के उनसे पैसे लेते हैं। उससे बढ़कर ये कि मेरे साथ 15 से 20 ओलंपियंस हैं, मुझ समेत हम भी कोई पैसा नहीं लेते। वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फ्रॉम एनी बच्चा। तो हम अपने हिस्से का खतरा डाल रहे हैं ताकि इन बच्चों को एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छा इंसान भी बनाए। अब वो बच्चे जो हैं उनको हम पूरी फिज़िकल ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, वो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं सारे, अपने जिस क्लास में भी होते हैं उनके स्कूलों के भी। अभी हमने एक इंटर स्कूल लड़कों का और इंटर कॉलेजिएट लड़कियों का पाकिस्तान रेंजर्स टूर्नामेंट कराया है। वाह। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे टीवी ने उसको लाइव कवरेज दी फाइनल की, तो उसमें 12 टीमें थी। वो बच्चे इतने मोटिवेट हुए हैं, इतने ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो हमने हमारे कहा लोगों को, भाई जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये कर रहे हैं तो आप सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएँ, खुद अपने लेकर आएँ और लेकर जाएँ। तो हम तो करने के लिए तैयार हैं। तो वो बच्चों को आपको शुरू से लेकर चलना पड़ेगा। और जो आपने बच्चों की बात कर रही हैं ना, क्योंकि ये बच्चे वो होते हैं कि अब मुझे पता है कि जो मेरे पास बच्चे हैं ना, बच्चियाँ, कि इनमें कितना टैलेंट है और किस तरह के बच्चे मेरे पास आए थे। मेरे पास जो बच्चे हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि 250 बच्चे और 100 बच्चे हैं, तो हमने उनको फिज़िकल ट्रेनिंग, उनको डिसिप्लिन, उनका रूटीन जो उनको बनाया हुआ, लड़कियों का सुबह में है, लड़कों का शाम में, उनको सारा बताया होता है। हर बच्चा बच्चे अपने उससे आते हैं और उनको हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, साथ में एजुकेशन को भी लेके चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह अगर लोग काम करें तो क्यों ना हमारे बच्चे निकल कर आएंगे। हम अपने हिस्से का खतरा डाल रहे हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि एक कमिटमेंट है और इस मुल्क, इस कौम ने हमें जो नवाजा है तो हम शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। हम अपने हिस्से का खतरा डाल रहे हैं ताकि हमारे बच्चे निकल कर वो भी मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। एक मुझे खुशी की बात यह है, इस साल मेरा एक बच्चा पाकिस्तान जूनियर में और एक बच्चा पाकिस्तान सीनियर में पाकिस्तान टीम में आए। माशाअल्लाह। मैं आपसे इसी को कंटिन्यूटी में लेते हुए कि लड़के यानी कि बच्चे जो हैं वो तो फिर भी पहुंच जाते हैं, बच्चियों के लिए उनके वालिदैन या उनके घर वाले थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, और स्कूल और कॉलेज से भी बच्चियां जो हैं वो ग्राउंड्स में आके खेलने के ऊपर ज़रा परेशानी का इजहार होता है स्कूल के टीचर्स की तरफ से भी, और पेरेंट्स ही पूछते हैं कहाँ ले जा रहे हो, कौन से ग्राउंड में ले जा रहे हो। सो उस परेशानी को आसान करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह से अपने वालिदैन को राग़िब करें? बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपको बताऊं, मसरत होता ही है कि मेरे पास बहुत सारे वालिदैन अपनी बच्चियों और बच्चों को लेकर आते हैं सुबह के अंदर। तो उनका सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। अम्मा का कार्ड या बाप का कार्ड लेते हैं, उस रजिस्ट्रेशन। तो वो क्या देखते हैं, वो आते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं। तो हमने लड़कियों का सेशन अलग किया हुआ है सुबह में और लड़कों का अलग किया हुआ है। वो आके देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेन करा रहे हैं। ख़वातीन के लिए ख़वातीन रखी हुई हैं जो पुरानी प्लेयर्स हैं, बच्चों के लिए हम, मैं ख़ुद भी और भी ओलंपियंस हैं। हमारी जो एकेडमी है वहाँ पर चादर और चार दीवारी का ख्याल रखा गया है। वो गेटेड है और बाउंड्री वॉल कंप्लीट है। जो बच्चा एक दफ़ा आ गया है वो बाहर नहीं जा सकता। तो उन वालिदैन को ये लगता है कि जो बच्ची अंदर जाएगी, खेलेगी और उसके बाद इतने बजे बाहर आएगी, सेफ़ है। तो वो आके विज़िट करते हैं। फिर जब स्कूल और कॉलेज के बच्चियाँ आती हैं तो उनके वालिदैन वहाँ के देखते हैं। जब वो आके देखते हैं वो इतने मुतमईन होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वो लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि जो कॉलेजेस से आते हैं बच्चियाँ, जो स्कूल से बच्चे आते हैं, वो अगर दूर हैं तो अपनी बस में आते हैं। अच्छा, मैंने वहाँ एक सिलसिला रखा हुआ है कि जो बच्चा अपने स्कूल या कॉलेज से एकेडमी में एक दफ़ा बस या गाड़ी उसके अंदर आ गई ना, तो वो उसी बस और गाड़ी में अपने कॉलेज या स्कूल वापस जाएगा। नो पिकअप ड्रॉप फ्रॉम माय एकेडमी। तो उसमें उनको ये पता है कि भाई यहाँ से बच्चा जो है, नो फर्स्ट कज़न, नो सेकंड कज़न, नो थर्ड, नो नथिंग। आप यहाँ आगे यहाँ खेलेंगे, उसके बाद अपने स्कूल कॉलेज वापस जाएंगे, वहाँ से जैसे आप रूटीन या सिस्टम में आपका उस तरह से जाएंगे।
तो वो इतने मुतमईन है, अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो उनको वालिदैन को ये इत्मीनान चाहिए होता है कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा जहाँ जा रहा है वो जगह कैसी है। जब उन्होंने वहाँ देखा, अच्छा वहाँ पर हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिससे कोई बच्चे जो हैं किसी और सिंथ में चले जाएं। कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है, कोई बच्चा गलत बात, नो नथिंग, इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं। एक सेहतमंद माहौल जैसे आपने कहा वहाँ हम पैदा करते हैं, और सेहतमंद माहौल से ही सेहतमंद माशरा पैदा होता है। बेशक। और ये बच्चे, आज के बच्चे कल कौम का मुस्तकबिल हैं। स्पोर्ट्स से मुतालिक एक ये भी जहन में रहता है बच्चों को कि एक तो ये कि वो बच्चे जो कुछ भी नहीं करते उनको स्पोर्ट्स में डाल दो। दूसरा ये कि अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो वो उन स्पोर्ट्स को तरजीह देते हैं, वालिदैन भी स्पेशली, जिसमें वो समझते हैं कि इनको आगे चल के जो है वो कुछ कमा सकेंगे। तो ये एक बहुत तज़ाद है, तालीम भी कहीं चली गई, स्पोर्ट्स की भी वो जो एक चाह थी कि हम फ़िज़िकली फ़िट होंगे वो नहीं रही, बल्कि ये रह गई कि हम कितना कमा सकेंगे। आप देखें, बड़ी अच्छी बात की है कि देखें, होता यह है कि हर घर की अलग-अलग कहानी होती है। एक घर है, उसमें 5-6 लोग रहते हैं, बाप बूढ़ा है, माँ कुछ नहीं करती, सारी जिम्मेदारी बाप के ऊपर है, और बाप चाहे वो कोई भी काम करता है और वो कमा के लेकर आता है और 6 या 8 आदमियों का पेट पाल रहा होता है। तो वही चाहता है कि जी मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो कहीं ना जाए, वो स्कूल भी ना जाए, वो जल्दी से बड़ा हो जाए और मेरा हाथ बटाए। ये सोच गलत है। उस बच्चे को आप स्कूल में डालें, उसको आप पढ़ाई लिखाएं, तालीम, जो तालीम दिलाएं, क्योंकि तालीम से वो अच्छा इंसान भी बनेगा, और तालीम जो है सारी उम्र काम आती है। ये एक ऐसा जेवर है कि जो कोई भी कभी सारी उम्र आपसे नहीं ले सकता। अगर वो उस तरफ हमने देखे, ये दोनों तरह की फैमिलीज हमने देखी हैं, जिन लोगों ने उधर डाल दिया तालीम में और वो बड़े हो गए, उनको जॉब्स भी अच्छी मिल गई, वो स्पोर्ट्स में भी आगे चले गए। और कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। अभी उल्टा हो गया है कि अब आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। जो खेलता कूदता है, आप देखें, आप मैं मिसाल देता हूँ स्पोर्ट्स की, क्रिकेट ले लें, स्क्वाश ले लें, और कोई भी प्रोफेशनल गेम, हॉकी अभी तक प्रोफेशनल नहीं हुई है, तो जितने भी प्रोफेशनल गेम्स हैं और जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं सारी दुनिया में, उनका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कितना कमाते हैं खेल से। अब सारे पढ़े लिखे नहीं होते, उसमें बगैर पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल हो गए, अपने गेम में मास्टर्स हो गए। लेकिन हर आदमी नहीं हो सकता ना, लेकिन कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं कि वो हो जाते हैं और वो फिर कमाते हैं, तो उसके बाद पूरी फैमिली को सेट कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई जो है ना, फर्स्ट एजुकेशन देन स्पोर्ट्स। तो पढ़ाई की तरफ पहले जाओ, बाद में उस तरफ जाओ। वो एक मजबूरी 2-4 होती है, तो 1% भी कोई गिनती में नहीं आते लोग। इस तरह के लोग 1% भी नहीं होते, 2-4 चाहे होंगे जो इस तरह से बच्चों को चाहेंगे कि साहब इधर नहीं आ जाए, मेरा हाथ बटाओ और करे। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चा अगर पढ़ लिख के बड़ा हो गया ना, तो वो पूरे घर को चलाएगा, क्योंकि हर शख्स चाहता है, चाहे वो खिलाड़ी हो। अक्सर अब आप देखें ना कि हॉकी की बात करता हूँ कि हमारे अभी बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान प्लेयर हैं, उनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है। होता ये था कि ये एक इंसेंटिव होता था पहले कि जब मैं कप्तान था तो उस ज़माने में ज़िया-उल-हक साहब से हमने कराया था कि सर नौकरी चाहिए खिलाड़ियों को। मैं तो ऑलरेडी कस्टम्स में था, तो उन्होंने कहा क्या करें। हमने कहा सर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि उसमें लड़के अब नहीं आ रहे हैं। तो एक इंसेंटिव होता था पहले कि लड़का पाकिस्तान प्लेयर बनेगा, चाहे किसी चीज़ का भी हो, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्नूकर, किसी का भी, तो उसको जॉब मिल जाती थी। अब नहीं मिलती है। तो उन्होंने फिर ये किया कि 6 लड़के हर साल किसी भी गेम के होंगे, फुटबॉल के, कबड्डी, किसी चीज़ के भी होंगे, कोई भी डिपार्टमेंट 6 लड़के हर साल ले सकता था। उससे क्या हुआ, सारे डिपार्टमेंट की टीमें रिवाइव हो गई और लोगों ने टीमें बनाना शुरू कर दी। सब्जेक्ट टू या तो वो पाकिस्तान प्लेयर होगा और या ग्रेजुएट होगा। हाँ, उसकी दोनों ग्रेजुएशन ज़रूरी है। जॉब मिल गई, तो दोनों सूरतों में उसकी जॉब मिल गई। तो डिपार्टमेंट में ये होता था कि उनको एक इंसेंटिव होता था, या तो मैं ग्रेजुएट हूँगा तो जॉब मिलेगी, या मैं पाकिस्तान प्लेयर हूँगा तो जॉब मिलेगी। ये बड़ा अच्छा इंसेंटिव था, बीच में ख़त्म कर दिया था, अब दोबारा से फिर शुरू हुआ है। तो ये बड़ा ज़रूरी है मोटिवेट करने के लिए और स्पोर्ट्स को ऊपर लाने के लिए।
जो बच्चे स्पोर्ट्स में आते हैं उनके अंदर एक और क्वालिटी भी मैंने देखी कि डेवलप होती है, वो होती है लीडरशिप क्वालिटी। तो उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालें। बिल्कुल सही है। इससे स्पोर्ट्स से सबसे बड़ी बात यह है कि कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती है और लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। एक बच्चा जब मिसाल के तौर पर वो उसमें आता है, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, टीम के साथ आता है। ये तो छोटे लेवल की बात बता रहा हूँ कि स्कूलों में जब आप कंपटीशंस होते हैं, इंटर स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेट होते हैं, उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है बच्चे के अंदर कि वो खेल रहा है, कंपटीशन कर रहा है, मुकाबला कर रहा है और जीत की सलाहियत पैदा कर रहा है। अच्छा, जीत और हार दोनों हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं। एक तो यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना सिखाती हैं। वो डिसिप्लिन में आ गया कि आप हार गए तब भी आपने एक्सेप्ट करना है, आप जीत गए तब भी आपने एक्सेप्ट करना है कि किस तरह से आप जीते और किस तरह से। और उसके साथ साथ उसकी खामियां भी सामने आती हैं, हारने पर भी आती हैं और जीतने पर भी आती हैं, ये नहीं होता। तो जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत ही ब्राइट बच्चे निकलते हैं उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको उनमें डिसीजन लेने की पावर होती है। वो अपने लाइफ का गोल फिक्स कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हैं, वो गोल को जो उनका अचीव करना है उसका वो टारगेट फिक्स कर सकते हैं। मैं बच्चों को मशवरा दूंगा कि वो बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर से इस बात के लिए तैयार रहें कि वो अपना टारगेट अचीव करें, अपना गोल सेट करें। उस गोल को सेट करने के लिए जो टारगेट है उन्होंने अचीव करना है। इसका मकसद ये हुआ कि जी मैंने बड़ा होकर क्या बनना है। मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैंने बनना क्या है, मैंने करना क्या है। जब आप एक टारगेट अचीव करते हैं और गोल सेट करते हैं तो फिर आप उसके लिए काम करते हैं कि मैंने ये करना है ज़िंदगी में। किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने खिलाड़ी बनना है, वो तमाम चीज़ें। लेकिन वो तमाम चीज़ें कब आएंगी जब आपकी बेसिक एजुकेशन सही होगी और आप एजुकेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए भी, अच्छा इंसान बनने के लिए भी आपको अपना टारगेट सेट करना है और उसको अचीव करना है। ठीक है। जो स्पोर्ट्स के हवाले से जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें बेहतर होती चली जा रही हैं, वहाँ पे ये भी सुनने को आया है कि स्पोर्ट्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस हो रही हैं, एंड स्पेशली फ्रॉम अप नॉर्थ। तो आप इसको कैसे समझते हैं? ये पहले जो थी हमारे ज़माने में तो बहुत थी स्कॉलरशिप, उसके बाद बीच में आके ऐसा गैप आया कि गायब हो गई थी। और जैसा आप कह रही हैं ना, मैंने भी ये सुना है कि इस तरह से ये बड़ा अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा मूव है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और उन टैलेंटेड बच्चों को जो हर फील्ड में हैं वहाँ से वो निकालें, उनको ग्रूम करें और स्कॉलरशिप पे भेजें उनको। और इस नियत से भेजें कि बच्चे स्कॉलरशिप में जाएंगे, पढ़ेंगे और कुछ बनकर वापस पाकिस्तान आएंगे ताकि यहाँ आकर खिदमत करें। ऐसा ना हो स्कॉलरशिप तो ले गए, उसके बाद बच्चे वहीं रह गए। तो उन बच्चों को चाहिए कि वापस आएँ और जिस मकसद के लिए गए पढ़ने के लिए और अपने टारगेट अचीव करने के लिए, तो वो आके फिर अपने मुल्क में खिदमत करें। और वो स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो ऑब्वियसली नेचुरली वो उसी हिसाब से बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना, स्पोर्ट्स भी अब साइंस है। बहुत लेटेस्ट किस्म के रूल्स आ गए हैं, लेटेस्ट किस्म के इक्विपमेंट्स आ गए हैं। और आप देखें कि हर चीज़ जो है ना सेकंड्स पे चली गई है। अगर आप देखें कि जो 100 मीटर का जो रनर है, ओलंपिक चैम्पियन जो है, वो 8.8 कर रहा है सेकंड्स 100 मीटर का। सोचें आप किधर चले गए। हमारे ज़माने में होता था 11.2, 11.1, ये फिर बाद में आ गया था 10 आ गया था। अभी किधर चला गया है। ये सारी वो है कि आदमी किस तरह से ट्रेन करता है। अच्छा, फिर ये जो हमने बात की थी ज़हनी नशोनुमा की और उसके लिए जिम का रोल भी बड़ा अहम है कि बच्चों को जो है ना अपनी बॉडी बनाने के लिए, अपने जिस्म को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जितनी अच्छी बॉडी होगी, जितना अच्छा आपका जिस्म होगा, जितना अच्छा उतना ही अच्छा आपका जहन भी होगा, क्योंकि हर चीज़ हेल्दी हो रही है। और हेल्दी चीज़ कैसी होगी, आप उसको अपने हिसाब से बॉडी की नशोनुमा के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो जिम एक बड़ा अहम रोल अदा करता है ग़िज़ा के साथ साथ। सही। तो आप ये समझते हैं कि अच्छी ग़िज़ा अच्छी सेहत की तरफ लेके जाती है, अच्छी सोच की तरफ लेके जाती है, स्पोर्ट्स जो है, अच्छी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, Yes. ये तमाम चीज़ों के अलावा, और आप उसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी एकेडमी के ज़रिए ख़वातीन, बच्चियों, लड़कों के लिए।
लेकिन हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, हमारे मुल्क के जो स्पोर्ट्स हैं, वो डिटेरिएट ही होते चले गए वक्त के साथ साथ। आपकी मेहनत तो रायगा जा रही है, ऐसा लगता है। आपके सवाल पर मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आ रहा है। वो कहती हैं, मैं सच कहूँगी, मैंने थोड़ा सा चेंज किया। मैं सच कहूँगा वो बुरा मानेगा, मैं सच कहूँगा वो बुरा मानेगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। मकसद इसका ये है कि जो आपने सवाल किया है कि देखें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब हमारे यहाँ नहीं है। पर्ची सिस्टम जो है वो बहुत आगे जा रही है और मेरिट जो है वो बहुत पीछे है। जब तक आप स्पोर्ट्स में, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में हर गेम में ये सियासत भी आ गई है और ये भी आ गया है कि मेरिट जो है वो पीछे चली जाती है, क्योंकि जो मेरिट पे लोग होते हैं ना, वो समझते हैं यार हम तो मेरिट में हैं, हमारा तो नंबर आ ही जाएगा। लेकिन नहीं, पीछे से एक पर्ची आती है, वो मेरिट को हटाती है, आगे निकल जाती है। अब जो लोग खुद सिफारशी हैं, पर्ची हैं, नाअहल हैं, जब वो खुद कुछ नहीं कर सके थे अपने ज़माने में, तो वो आगे आपको लेके क्या करेंगे बताइए मुझे। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं आएगा, हम अपनी तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं और हमें करना होगा, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों। अगर आप पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को, आप कभी सोच सकती थी कि पाकिस्तान की टीम 18वें नंबर पे या 15 नंबर पे होगी? आज हम वहाँ खड़े हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। कभी आप सोच सकती थी कि स्क्वॉश जो है वो 50 में नहीं होगा? जहांगीर खान, जानशेर, कमर जमान वर्ल्ड चैम्पियंस मेहनत करते थे। हमारी हॉकी 3 दफ़ा के ओलंपिक चैम्पियन, 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन, 8 दफ़ा के एशियन गेम्स, 4 दफ़े की चैम्पियंस ट्रॉफी के चैम्पियन। आज हम 18वें पे हैं या 15वें पे हैं। वजह ये नहीं कि वो गोरे अच्छे हो गए हैं, वो अच्छे नहीं हुए, हम ख़राब हो गए। और उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि नेक नियति, ईमानदारी से आप करें, अल्लाह ताला आपकी खुद बहुत मदद करेगा। और मैं आज भी कहता हूँ कि पर्ची सिस्टम ख़त्म कर दें, मेरिट को फॉलो करें। पाकिस्तान की टीम 4 साल में इंशाल्लाह विक्ट्री स्टैंड पे होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, आपने बहुत इनलाइटन किया हमको बच्चों के हवाले से और हमारे स्पोर्ट्स के हवाले से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका और पूरी टीम का। हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के हवाले से उन चीज़ों को डिस्कस किया जो कि हमारे बच्चों के अंदर टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी और डिसिप्लिन को लाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 16% बच्चे 25 करोड़ की आबादी में स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, और वो भी 15 साल से कम उम्र। हमारे तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स ही ख़त्म हो गए हैं, तो बच्चे खेले कहाँ। लगता है कि हमारी डिक्शनरी से वो जुमला कि हेल्दी बॉडी इज़ हेल्दी माइंड ख़त्म हो चुका है।